આકાશવાણીના ભુજ કેન્દ્ર પરથી પ્રસ્તુત છે વાર્તા વિશ્વ. ગુજરાતી, હિન્દી તેમજ અન્ય પ્રાદેશિક અને વિશ્વ સાહિત્યની ઉત્કૃષ્ટ અને કાલજયી કથાઓનું સંપુટ વાર્તા વિશ્વ. માલગુડી ડેઝમાંથી લેવામાં આવેલ આજની વાર્તા લવલી રોડ. લેખક પદ્મવિભૂષણ શ્રી R.K. નારાયણ. बातूनी राम ने कहना शुरू किया। बहुत सालों तक मालगुडी के लोगों को पता ही न था कि यहाँ कोई म्युनिसिपैलिटी भी है और इससे कस्बे का कोई नुकसान भी न था। बीमारियां अगर वे शुरू भी होती तो कुछ दिन बाद खुद ही खत्म हो जाती। खत्म तो उन्हें होना ही होता है। धूल और गंदगी को हवा उड़ा ले जाती, नालियां भरकर बह निकलती लेकिन खुद ही खाली भी हो जाती। म्युनिसिपैलिटी को ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही न पड़ती। लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने के बाद अचानक दृश्य बदलने लगा। उस दिन देश भर में हिमालय से कन्याकुमारी तक जितने जोश खरोश के साथ जश्न मनाया गया, इसकी दुनिया में, इतिहास में दूसरी कोई मिसाल नहीं है। हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी उत्साह से भर उठी। सारी सड़क झाड़ू लगाई गई, नालियों का कचरा साफ किया गया और हर मोहल्ले में झंडे फहराए गए। झंडों के तले गाते बजाते बड़ी धूमधाम से जुलूस निकाले गए। म्युनिसिपल चेयरमैन ने बालकनी पर खड़े होकर संतोषपूर्वक कहा, इस महान अवसर पर हमने भी काफी कुछ कर लिया है। मेरा ख्याल है कमेटी के जो सदस्य उनके साथ थे उनमें से एक दो ने उनकी आंखों में आंसू भी देखे। उन्होंने लड़ाई के जमाने में सेना को कंबल बेचकर बड़ी आमदनी की थी और बाद में उस पैसे का उपयोग चेयरमैन पद प्राप्त करने में किया था। यह भी अपने आप में एक लंबी कहानी है, लेकिन यहां हम उसका जिक्र नहीं करेंगे। यहां मैं एक दूसरी ही कहानी बताने जा रहा हूं। चेयरमैन को आजादी का जश्न मनाने में जो खुशी हासिल हुई वो ज्यादा देर तक नहीं रही। हफ्ते भर के बाद जब झंडे वगैरह उतार लिए गए, वे बहुत निरुत्साहित हो उठे। मैं उनसे प्रायः हर रोज मिलने जाता था, क्योंकि राजधानी से निकलने वाले एक अखबार के लिए मैं खबरें भेजने का काम करता था, जिसके लिए वे 2 इंच छपी खबर के लिए 2 रुपए हिसाब से पारिश्रमिक देते थे। इस तरह हर महीने इसमें 10 इंच के करीब मेरी भेजी खबरें छप जाती थी, जो ज्यादातर उनके कामों का अच्छा पक्ष ही सामने रखती थी। इस कारण मैं उनका प्रिय व्यक्ति भी बन गया था। मैं चेयरमैन के दफ्तर में आता जाता ही रहता था। अब वे इतने उदास दिखे कि मुझे पूछना ही पड़ा, क्या बात है चेयरमैन साहब? मुझे लगता है कि हमने ज्यादा कुछ किया नहीं है, वे बोले। किस बारे में? इस महत्वपूर्ण दिन की महिमा बढ़ाने के लिए। वे कुछ देर सोचते रहे, फिर कहने लगे, जो हो, मैं इसके लिए कुछ बड़ा काम जरूर करूंगा। सब ने तुरंत तय कर लिया कि आजादी के सम्मान में शहर की सभी सड़कों और पार्कों के नाम बदलकर महापुरुषों के नामों पर रख दिए जाएंगे। इसकी शुरुआत मार्केट स्क्वायर के पार्क से की गई। अब इसे कोरोनेशन यानी राजगद्दी पार्क के नाम से जाना जाता था। हालांकि यह किसी को स्पष्ट नहीं था कि किसकी राजगद्दी, रानी विक्टोरिया की या सम्राट अशोक की। अब पुराने बोर्ड को हटाकर मैदान में डाल दिया गया और उसके स्थान पर हमारा हिंदुस्तान पार्क का नया बोर्ड शान से लगा दिया गया। इसके बाद दूसरा परिवर्तन स्वीकार करने में बड़ी दिक्कतें पेश आई। महात्मा गांधी रोड सबसे आकर्षक नाम था,
अब 8 विभिन्न वार्डों के प्रतिनिधि ये नाम अपने यहाँ की सड़क के लिए चाहते थे। 6 और प्रतिनिधि थे जो चाहते थे कि उनके घर के सामने की सड़क का नाम नेहरू रोड या नेताजी सुभाष बोस रख दिया जाए। झगड़ा इस कदर बढ़ा कि मुझे लगा कहीं मारपीट न हो जाए। एक क्षण तो ऐसा आया कि पूरी कमेटी पागल हो उठी। उसने तय किया कि 4 अलग अलग सड़कों के एक ही नाम दे दिया जाए। अब जनाब, दुनिया के सबसे ज्यादा लोकतंत्री या देशभक्त देश में भी ये नहीं हो सकता कि 2 जगहों को एक ही नाम दे दिए जाए। खैर, नाम बदल दिए गए और 15 दिन में ये हालत हो गई कि नए नामों के कारण ये बताना मुश्किल हो गया कि कौन सी जगह कहाँ है। मार्केट रोड, नॉर्थ रोड, चित्रा रोड, विनायक मुदाले स्ट्रीट, सब नाम खत्म हो गए। इसके स्थान पर नए नाम आ गए। 4 जगहों के एक ही नाम, और सब मंत्रियों, उपमंत्रियों और काउंसिल के सदस्य सभी के नाम रख दिए गए। लेकिन इससे गड़बड़ बहुत हो गई। चिट्ठियां जहां पहुंचनी होती वहां ना पहुंचकर पता नहीं कहां पहुंच जाती। लोग ठीक से बता नहीं पाते थे कि वे कहां रहते हैं। पुराने परिचित नामों को बदल जाने से शहर जंगल में बदल गया। चेयरमैन ये काम करके बहुत खुश थे, लेकिन ये खुशी भी ज्यादा दिन ना रही। कुछ दिन बाद उन पर फिर एक दौरा पड़ा कि कुछ और काम करना चाहिए। लॉली एक्सटेंशन और मार्केट के मिलनस्थल पर एक मूर्ति लगी थी। लोग इस मूर्ति के इतने अभ्यस्त हो गए थे कि वे उसे न देखते न जानते कि ये किसकी मूर्ति है। चेयरमैन को अचानक याद आया कि ये सर फ्रेडरिक लॉली की मूर्ति है। उसी के नाम पर एक्सटेंशन का नाम रखा गया था। अब इसका नाम गांधीनगर रख दिया गया था, इसलिए मूर्ति की यहां जरूरत नहीं थी। कमेटी ने एक मत से इसे हटाने का फैसला कर लिया। चेयरमैन के साथ सब सदस्य दूसरे दिन मूर्ति के पास पहुंचे। उन्हें पता चला कि मूर्ति उनसे भी 20 फुट ऊंची है और उसकी नींव में पिघला सीसा भरा है। उन्होंने पहले ये सोचा था कि अपने निश्चय की ताकत से वे इस क्षत्रप की मूर्ति को वहां से हटा देंगे, लेकिन अब उन्होंने पाया कि ये तो पर्वत की तरह मजबूत आधार पर खड़े। अब उन्हें ज्ञात हुआ कि अंग्रेजों ने उनके देश में अपना साम्राज्य बहुत मजबूत आधार पर खड़ा किया था। लेकिन इससे कमेटी का निश्चय और भी दृढ़ हुआ। मूर्ति हटाने के लिए शहर का कुछ हिस्सा तोड़ना भी पड़ जाए तो भी वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने सर फ्रेडरिक लॉली का इतिहास भी खोज निकाला। उन्हें पता चला कि लॉली यूरोप के शैतान एटिला द हून और नादिर शाह का सम्मिश्रण था और मैकियावेली की तरह चालाक था। उसने तलवार के बल पर भारतवासियों पर अधिकार जमाया और जहां से भी विरोध की जरा सी भी खबर आती उस जगह को बर्बाद करके ही दम लेता। वो भारतीयों से तब तक नहीं मिलता था जब वे घुटनों के बल चलकर उनके पास नहीं आते थे। लोग रोजमर्रा का कामकाज छोड़कर मूर्ति के इर्द गिर्द घूमकर सोचने लगे कि उन्होंने इस आदमी को इतने दिन तक बर्दाश्त कैसे किया। वो सामने खड़ा नफरत की मुस्कान से उन्हें देख रहा था। उसके हाथ पीछे बंधे थे और कमर से तलवार लटक रही थी। इसमें संदेह नहीं कि वो इतिहास का सबसे जालिम शासक था, जिसकी तस्वीर विग लगाए, ब्रिजेस और सफेद वेस्टकोट पहने सख्त नजर से सामने देखते भारतीय इतिहास में ब्रिटिश युग के शासकों की तस्वीर ऐसी ही सबको याद है। वे ये सोच सोच कर कांपने लगे कि ऐसे कठोर शासक के अधीन उनके पूर्वज किस प्रकार जीवन बिताते रहे होंगे। इसके बाद कमेटी ने इस काम के लिए टेंडर मांगे। 1 दर्जन ठेकेदारों ने टेंडर भरे, जिनमें से सबसे कम 50,000 रुपए का था। मूर्ति को वहां से हटाकर कमेटी के दफ्तर तक पहुंचाना था, जहां विचार किया जा रहा था कि इसे रखा कहाँ जाएगा। चेयरमैन ने सोच विचार कर मुझे बुलाया और कहा, तुम में से क्यों नहीं ले जाते?
अगर तुम इसे अपने खर्च से उठा ले जाओ तो मैं तुम्हें ये मुफ्त में दे दूंगा। अभी तक मैं सोचता था कि कमेटी के लोग पागल हैं, लेकिन अब मैंने पाया कि मैं भी उन्हीं की तरह पागल हूं। अब मैं मूर्ति से होने वाले लाभ का हिसाब किताब बिठाने लगा। अगर मूर्ति तोड़ने और यहां तक लाने में मेरे 5,000 रुपये खर्च होते हैं, मैं जानता था कि ठेकेदार बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे हैं और इसकी धातु की बिक्री से मुझे 6,000 प्राप्त होते हैं। 3 टन धातु का पैसा बहुत ज्यादा भी मिल सकता है। मैं इसे ब्रिटिश म्यूजियम या वेस्टमिंस्टर को भी बेच सकता हूं। तब फिर मैं अखबार को खबरें भेजने का काम छोड़ सकूंगा। कमेटी ने बहुत जल्द मूर्ति मुझे मुफ्त में दे देने का प्रस्ताव पास कर दिया। अब मैं काम की तैयारी करने में लगा। मैंने बहुत ज्यादा ब्याज देने का लालच देकर अपने ससुर से रुपया उधार लिया। 50 कूलियों की टीम बनाई जो मूर्ति की नींव उखाड़ने का काम करेंगे। मैं उन पर गुलामों से काम लेने वाले मालिक की तरह खड़ा हो गया और जोर जोर से हुक्म देने लगा। वे शाम को 6 बजे कार्य बंद कर देते थे और सवेरे फिर शुरू कर देते थे। मैं उन्हें खास तौर पर कोप्पल गांव से लाया था, जहां के लोग मैमी जंगल के पेड़ काटने से मजबूत हो जाते हैं। 10 दिन तक फावड़े चलते रहे। नींव में जहां तहां थोड़ी बहुत दरारें पड़ी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ न हो सका। मूर्ति जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे डर लगा कि इस तरह तो 15 दिन में मेरा दिवाला निकल जाएगा। अब मैंने जिला मजिस्ट्रेट से डायनामाइट के कुछ टुकड़े खरीदने की आज्ञा प्राप्त की और उस क्षेत्र में लोगों का आना जाना रोककर डायनामाइट में आग लगा दी। मूर्ति ढह गई और किसी को चोट भी नहीं लगी। फिर इसे घर पहुंचाने में 3 दिन लगे। खास तौर पर बनाई गई एक गाड़ी में उसे रखकर कई बैल उसे धीरे धीरे खींच कर ले गए। रास्ते में आवागमन काफी देर तक बंद रहा। लोग मुझ पर हंसते और फप्तियां कसते दूर तक साथ रहे और दिन की सख्त गर्मी में मैं तरह तरह के आदेश देता साथ चला। हर ऊंची नीची जगह और कोने पर मूर्ति को रुकना पड़ता, जहां वो न आगे बढ़ पाती न पीछे हटती और रास्ते बंद हो जाते। अंधेरा बढ़ता जाता। ये सारी कहानी अब मैं दोहराना नहीं चाहता। फिर रात भर सड़क पर पड़ी मूर्ति के पास बैठा मैं उस पर पहरा देता रहा। सर फ्रेडरिक पीठ के बल जमीन पर पड़े खुली आंखों से ऊपर आसमान के तारे निहारते रहे। मुझे उनकी स्थिति पर अफसोस भी हुआ। कहा, आपको कठोर साम्राज्यवादी होने के कारण यह दिन देखना पड़ रहा है। बुराई का नतीजा अच्छा नहीं होता। फिर इसे मेरे छोटे से घर में आराम से रख दिया गया। सामने के कमरे में सिर और धड़ रखा गया और पेट तथा पैर दरवाजे के बाहर निकालकर सड़क पर रख दिए गए। मेरी कबीर गली के लोगों ने रास्ता रुकने का बुरा नहीं माना और खुशी से हर परेशानी को स्वीकार कर लिया। म्युनिसिपल कमेटी ने मुझे धन्यवाद का प्रस्ताव भी पास कर दिया। ये खबर मैंने अपने अखबार को भी भेजी, जिसके साथ 10 इंच लंबी मूर्ति की पूरी कहानी भी बयान कर दी। 1 हफ्ते बाद चेयरमैन साहब बहुत परेशान हालत में मेरे घर आ पहुंचे। मैंने जालिम के सीने पर उन्हें बिठा दिया। वे बोले, तुम्हारे लिए बुरी खबर है। तुम ये खबर अखबार में छपने ना भेजते ना तो अच्छा होता। ये देखो। और उन्होंने बहुत से टेलीग्राम मेरी ओर बढ़ा दिए। ये तार भारत की करीब करीब सभी ऐतिहासिक संस्थाओं से आए थे, जिनमें मूर्ति को हटाने का विरोध किया गया था। हमें सर फ्रेडरिक के बारे में धोखा हुआ था। लॉली नाम का जालिम एक और ही व्यक्ति था, जो सर वॉरेन हेस्टिंग्स के जमाने में हुआ था। ये फ्रेडरिक लॉली एक सैनिक गवर्नर था, जो गदर के बाद यहां आकर बस गया था। उसने जंगल साफ कराए और मालगुड़ी का कस्बा बसाया।
यहाँ उसने देश भर में पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, पहला नहर का जाल बिछाया, जिससे सरयू नदी का पानी हजारों एकड़ बंजर पड़ी धरती की सिंचाई करने लगा। उसने ये और वो बहुत कुछ किया, और सरयू की बाढ़ में ही, जहां वो उसके किनारे रह रहे सैकड़ों लोगों को बचाने गया था, उसकी मृत्यु हो गई। वो पहला अंग्रेज था जिसने ब्रिटिश शासकों से कहा था कि देश चलाने के मामलों में भारतीयों को शामिल करना चाहिए। अपने एक पत्र में उसने कहा था, ब्रिटेन को किसी दिन स्वयं अपने हित में भारत छोड़ना पड़ेगा। चेयरमैन ने कहा, सरकार ने हमें मूर्ति को वापस लगाने का आदेश दिया है। यह असंभव है, मैंने जोर देकर कहा। अब यह मूर्ति मेरी है और इसे मैं ही रखूंगा। मैं राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियां इकट्ठा करता हूं। लेकिन इससे कोई प्रभावित नहीं हुआ। एक हफ्ते में देश भर के सब अखबारों में सर फ्रेडरिक लाउली की चर्चा होने लगी। आम जनता उत्साहित हो उठी। मेरे घर के आगे लोग नारे लगाने और प्रदर्शन करने लगे। उनकी मांग थी कि मूर्ति वापस वहीं लगाई जाए। मैंने हार कर ये कहा कि अगर म्युनिसिपल कमेटी इसमें खर्च हुआ मेरा पैसा वापस कर दे तो मैं मूर्ति का कब्जा छोड़ दूंगा। जनता मुझे अपना दुश्मन समझने लगी। ये आदमी मूर्ति के साथ चोरबाजारी कर रहा है, उनका स्पष्ट मत था। दुखी होकर मैंने मूर्ति को बिक्री के लिए पेश कर दिया। एक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, मूर्ति बिकाऊ है, 2.5 टन बढ़िया धातु, आप किसी देशभक्त मित्र को इसे भेंट में दे सकते हैं। 10,000 रुपए से कम के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इससे लोग और भी भड़क उठे, चाहने लगे कि लात घूंसों से मुझे मारे। लेकिन देश में अहिंसा की परंपरा होने के कारण उन्होंने मेरे घर की पिकेटिंग करने का फैसला किया। वे झंडा हाथ में लेकर घर के आगे लेट गए। नारों से सड़क गूंजने लगे। एक थक जाता तो दूसरा उसकी जगह ले लेता, और इस तरह पारियां बनाकर ये सत्याग्रह चलाया जाने लगा। घर में मूर्ति रखने की जगह बनाने के लिए मैंने पली और बच्चों को गांव भेज दिया था, इसलिए पिकेटिंग से मुझे कोई विशेष परेशानी नहीं हुई। हाँ, मुझे पीछे का रास्ता ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता था। म्युनिसिपल कमेटी ने मुझे प्राचीन वस्तुओं की सुरक्षा कानून के तहत एक नोटिस भेजा, जिसका मैंने समुचित उत्तर दे दिया। अब कानूनी दांवपेचों की लड़ाई शुरू हो गई, मेरे और कमेटी के वकील के बीच। इसका एक दुष्परिणाम यह भी था कि लंबे लंबे पत्र व्यवहार के ढेरों कागजों से घर का रहा सहा हिस्सा भी ठसाठस भर गया। मैं मन में ये सोचने लगा कि ये मामला किस तरह खत्म होगा। वो दिन कब आएगा जब मैं घर में पैर फैलाकर सो सकूंगा। छह महीने बाद उपाय सामने आया। सरकार ने म्युनिसिपैलिटी से मूर्ति के बारे में रिपोर्ट की मांग की, तथा इसके अलावा उसकी और भी खामियों के तहत सरकार ने पूछा कि कमेटी क्यों न भंग कर दी जाए और नए चुनाव कराए जाएं। मैं चेयरमैन से जाकर मिला और कहा, अब आपको चाहिए कि कोई बड़ा काम कर दिखाएं। क्यों न आप मेरा घर लेकर उसे राष्ट्रीय स्मारक बना दें। ये मैं क्यों करूं? उन्होंने पूछा। क्योंकि सर फ्रेडरिक वहां है, मैंने उत्तर दिया। आप मूर्ति को पुरानी जगह नहीं ले जा सकते, ये जनता के धन की बर्बादी होगी। इसलिए जहां वो है उसी जगह उसे स्मारक के रूप में बदल दें। मैं सही कीमत पर अपना घर आपको देने को तैयार हूं। लेकिन कमेटी के पास इतना पैसा कहाँ है?
उन्होंने उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि खुद आपके पास बहुत पैसा है। कमेटी के पैसों पर आप क्यों निर्भर करते हैं? ये आपका ऐसा काम होगा कि लोग दंग रह जाएंगे। देश भर में किसी ने ऐसा काम किया नहीं होगा। मैंने उन्हें समझाया कि अपने पैसे से घर खरीदकर कमेटी को दे दें। आपका इससे कहीं ज्यादा पैसा चुनाव लड़ने में खर्च हो जाएगा। इस तरह कहने से बात उनकी समझ में आ गई। वे मान गए और कुछ देर बात करके रकम भी तय हो गई। कुछ दिन बाद अखबारों में ये खबर छपी तो वे बहुत प्रसन्न हुए। मालगुडी की म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन ने सर फ्रेडरिक लॉली की मूर्ति वापस खरीदकर राष्ट्र को भेंट कर दी है। उन्होंने निश्चय किया है कि नई जगह उसकी स्थापना कर दी जाए। म्युनिसिपैलिटी ने एक प्रस्ताव स्वीकृत करके कबीर गली का नाम बदलकर लॉली रोड रख दिया है। લોલી રોડ હમણાં જ આપ સાંભળી રહ્યા હતા માલગુડી ડેઝમાંથી લેવામાં આવેલ આ વાર્તા. લેખક હતા પદ્મવિભૂષણ R.K. નારાયણ. વાર્તા વિશ્વ કાર્યક્રમનું પ્રસારણ આકાશવાણીના ભુજ કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું.